नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज एसएससी एमटीएस की क्लास में मैं आपको भारत की जनगणना 2011 पढ़ाने वाला हूँ। ये एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट ही नहीं दे सकते हैं, ये सभी स्टूडेंट दे सकते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं अभी एसएससी एमटीएस को पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैंने भारत की जनगणना बना दी, क्योंकि एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से सभी शिफ्ट में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसीलिए ये सारे स्टूडेंट देख सकते हैं इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले हम थ्योरी वाइज पढ़ेंगे, फिर जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं अभी तक में एग्जाम में वो डिस्कस करेंगे। तो पहले थ्योरी वाइज पढ़ लेते हैं, जिससे आसानी हो हमें समझने में। तो जनगणना शब्द कहीं पे तो पहली बार जनगणना हुआ होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है 1749 ईस्वी। याद रखिएगा, कौन सा? 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना करने वाला देश कौन सा था? स्वीडन था। आप लोग नोट्स अच्छे से, जैसे मैं दिया हूँ नोट ऐसे बनाया हूँ थ्योरी वाइज, तो आपको ऐसे ही नोट्स बनाना है। तो नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। तो पहले ये बात याद रखिए कि 1749 में विश्व में आधुनिक विश्व में जनगणना करने वाला देश कौन सा था? तो स्वीडन था। एक तो 1749 ईस्वी आपको याद रखना है, और कौन सा देश पहली बार जनगणना करने वाला था? स्वीडन। नेक्स्ट पॉइंट है 1790। कब? 1790 में 10 की जनगणना की शुरुआत करने वाला देश अमेरिका था। तो 1790 ईस्वी में, मतलब 10 साल में जो जनगणना होगी, इसकी शुरुआत करने वाला देश कौन सा था? तो अमेरिका देश था। अगला पॉइंट है हमारा, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो सबसे पहले आपने देखा कि 1749 ईस्वी में आधुनिक विश्व में जनगणना करने वाला देश स्वीडन था। फिर 10 की जनगणना जो 10 साल में होती है, तो उसकी शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका ने की। तो भारत में भी जनगणना की शुरुआत होने लगी। तो भारत में 1872 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत हुई। किन के कार्यकाल में? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तो भारत में जो नियमित, तभी जो 1872 मैंने बताया 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना की शुरुआत हुई थी, तभी नियमित नहीं चल रही थी जनगणना। लेकिन 1881 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना नियमित तरीके से चलने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्वतंत्र भारत की जनगणना 1951 ईस्वी में हुई। उस समय जनगणना आयुक्त आर ए गोपाल स्वामी थे। तो आपने अभी जाना कि 1872 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लेकिन स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना जो हुई थी 1951 ईस्वी में हुई, और उस समय जनगणना आयुक्त आर ए गोपाल स्वामी थे। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? 1951 ईस्वी में। उस समय हमारे जनगणना आयुक्त थे आर ए गोपाल स्वामी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसके अधिकारी भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा इस एग्जाम में कि जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके अधिकारी भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होते हैं। अगला पॉइंट, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं 2011 की जनगणना जो थी भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो मैंने अभी आपको बताया कि 1872 में ही तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना की शुरुआत हो गई थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की जनगणना 1951 ईस्वी में शुरू हुई। तो 2011 की जनगणना भारत की 15वीं थी, और स्वतंत्र भारत की कौन सी नंबर की थी? तो 7वीं नंबर की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 2011 की जनगणना का शुभंकर। तो 2011 की जनगणना हुआ होगा, तो उसका शुभंकर भी कुछ रहा होगा। तो 2011 की जनगणना का शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। क्या था 2011 की जनगणना का शुभंकर? प्रगणक शिक्षिका। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इंग्लिश में बोले, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो आपको 2011 की जनगणना का शुभंकर याद रखना है। शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका, और आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो इंग्लिश में भी याद रखेंगे आप लोग, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। तो मैंने अभी आपको बताया
1951 ईस्वी की जनगणना के समय हमारे जनगणना आयुक्त थे आर्य गोपाल स्वामी, लेकिन 2011 की जनगणना जो हुई उस समय जो हमारे जनगणना आयुक्त थे डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़। आप लोग इसे ऐसे याद रखें, ये तो नहीं पूछेगा, इतना नहीं पूछेगा, पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 121 करोड़। कितना याद रखना है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 17.5%। जनसंख्या 121 करोड़ है, तो इसमें महिलाओं की संख्या कितनी रही होगी, पुरुषों की संख्या कितनी रही होगी, ये भी हुआ होगा। तो जनसंख्या 2011 के अनुसार पुरुष हमारे थे 51.47%, कितना थे 51.47%। महिलाएं जी थी 48.53% थी। तो पुरुष याद रखना है 51.47% थे और महिलाएं थी 48.53%। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए जनगणना जो हुई अभी आपने देखा, पुरुष कितने परसेंट थे 51.47%, महिलाएं कितनी थी 48.53%। तो जनसंख्या 2011 में जो होगा शहरी जनसंख्या भी रही होगी, ग्रामीण जनसंख्या भी रही होगी। तो शहरी जनसंख्या 31.2% थी, ग्रामीण जनसंख्या 68.8% थी। तो इसीलिए बोला जाता है कि भारत की जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, गांवों में निवास करती है। तो शहरी जनसंख्या 31.2% थी और ग्रामीण जनसंख्या 68.8% थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि 17.7% रही। तो 2001 से जो हमारे 2011 के बीच जो जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी रही 17.7%। मतलब ये जनसंख्या धीरे धीरे क्या हुआ, इंक्रीज होना शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1911 से, ये पॉइंट अब अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक रही। कितनी ऋणात्मक, तो -0.31% हो गई। तो 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक रही। कितनी ऋणात्मक रही, तो -0.31% हो गई। और ये भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडेड कहा जाता है। तो देखिए सभी साल 10 की वृद्धि दर चल रही थी, लगातार चल रही है, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन 1911 से 1921 के बीच क्या हुआ कि जनसंख्या 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई। कितनी ऋणात्मक हो गई, तो -0.31%। और ये भारतीय जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ था। तो इसे 1921 ईस्वी को क्या नाम दिया गया, महान विभाजक वर्ष, इंग्लिश में बोले तो ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडेड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। मैंने यहाँ तो टाइपराइटर से यहाँ पे तो कलर करवा दिया हूँ। आपको हाईलाइटेड से जैसे जैसे मैं लिखा हूँ वैसे वैसे आपको नोट्स बनाना है। जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट्स किया हूँ वहाँ वहाँ आपको हाईलाइट्स करना है हाईलाइटेड से। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक, ये तो हो गया राज्य, तो केंद्र शासित प्रदेश भी था ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अब ये टेबल से आप लोग समझ लीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले टॉप 4 राज्य हैं। तो टॉप 4 राज्य, क्योंकि एसएससी के द्वारा 4 राज्य तक पूछे गए हैं अभी तक में, तो 4 राज्य को आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या पहले देख लेते हैं, उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या देखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या में पहला स्थान आता है उत्तर प्रदेश। अभी मैंने आपको बताया सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तकरीबन 20 करोड़ थी। कितनी थी, 20 करोड़। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य की जनसंख्या है 11 करोड़ तकरीबन। थर्ड नंबर पे आता है बिहार। कौन सा राज्य, बिहार, जिसकी जनसंख्या थी 10 करोड़। फोर्थ नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, जिसकी जनसंख्या तकरीबन थी 9 करोड़। तो ये आपको 4 राज्य याद रखने हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। अब देख लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। फर्स्ट नंबर पे आता है सिक्किम, जहाँ की जनसंख्या मात्र 6 लाख थी तकरीबन। दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम, जहाँ की जनसंख्या तकरीबन 10 लाख थी। थर्ड नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ की जनसंख्या लगभग 13 लाख थी। फोर्थ नंबर पे आता है गोवा, जहाँ की जनसंख्या लगभग 14 लाख थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य मैंने आपको बताया, तो इसको याद करने का कोई ट्रिक है, तो हाँ ट्रिक है। तो आप लोग ट्रिक ये लिख लीजिएगा, साजन के उत्तर से महारानी का बीपी आधा,
तो साजन से याद रखेंगे सर्वाधिक, क्या रखेंगे याद, साजन से सर्वाधिक। उत्तर से क्या, कौन सा याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश। महारानी से महाराष्ट्र, बी से बिहार, पी से पश्चिम बंगाल, आधा से आंध्र प्रदेश। तो आपको ट्रिक याद रखना है, साजन के उत्तर से महारानी का बीपी आधा, तो यहाँ पे आधा से मैं आंध्र प्रदेश भी 5 नंबर तक बता दिया हूँ। कितने नंबर तक, 5 नंबर तक। आपको वहाँ पे 4 नंबर तक टेबल में बताया था। अब देख लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया सर्वाधिक, अब न्यूनतम वाला भी देख लेते हैं कि इसकी क्या ट्रिक है। सिमी का अरुण से गौना, क्या होता है, सिमी का किससे गौना हो जाता है, गौना मतलब जान रहे हैं, सगाई। तो सिमी का किससे गौना हो जाता है, अरुण से। तो सी से क्या याद रखेंगे, सिक्किम। सी से क्या याद रखना है, सिक्किम। मी से मिजोरम, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, गो से गोवा, ना से नागालैंड। तो ये 4 राज्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय है। तो देखिए यहाँ की जो सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि जो हुई थी, कितनी हुई थी, 27.95%। तो मैंने आपको बताया था कि 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 17.7% रही थी। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय है, जहाँ की 10 की वृद्धि दर 27.95% रही। वहीं न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। कौन सा है, नागालैंड। सर्वाधिक है मेघालय, न्यूनतम है नागालैंड। यहाँ के 10 की न्यूनतम वृद्धि वाला कितना रहा, तो -0.6%। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली है। कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश में दादरा एवं नगर हवेली, जहाँ की प्रतिशत रही 55.9%। वहीं न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछे तो ये लक्षद्वीप है, यहाँ की परसेंट कितनी रही, तो 6.3%। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब देख लेते हैं ये टेबल से। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जो 4 राज्य हैं और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जो 4 राज्य हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे है मेघालय, जहाँ की 10 की वृद्धि दर रही 27.95%। दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ की 10 की वृद्धि दर रही 26%। थर्ड नंबर पे रहा बिहार, जिसकी 10 की वृद्धि दर 25% रही। फोर्थ नंबर पे रहा, तभी जम्मू कश्मीर हमारा राज्य था 2011 के समय में, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, आप यहाँ पे मिजोरम भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, मिजोरम की भी 10 की वृद्धि दर कितनी थी, 23%। अगर आपके ऑप्शन में जम्मू कश्मीर नहीं रहेगा, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले में जम्मू कश्मीर नहीं रहेगा, मिजोरम रहेगा, तब आपको मिजोरम टिक करना है। अगर जम्मू कश्मीर रहेगा तो आपको जम्मू कश्मीर टिक करना है। अब न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं, फर्स्ट नंबर पे है नागालैंड, जहाँ की न्यूनतम 10 की वृद्धि दर कितनी रही, -0.6%। दूसरे नंबर पे केरल रहा, जहाँ की न्यूनतम 10 की वृद्धि दर 4.9% रही। थर्ड नंबर पे गोवा राज्य रहा, जहाँ की न्यूनतम 10 की वृद्धि दर 8.2% रही। फोर्थ नंबर पे आंध्र प्रदेश राज्य रहा, जहाँ की न्यूनतम 10 की वृद्धि दर 11% रही। अगला पॉइंट है हमारा, अब देख लेते हैं 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व। अब देखिए जनसंख्या घनत्व का मतलब जनसंख्या घनत्व का मतलब होता क्या है, जनसंख्या घनत्व का मतलब समझ लीजिए पहले। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत जनसंख्या से है। मतलब इसको समझिए अच्छे से, ये कोई भी लेंथ और बेस पे पर कोई एरिया होता है, तो वहाँ पे एक किलोमीटर की रेंज में, 1 किलोमीटर के रेंज में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, जनसंख्या घनत्व। इसलिए यहाँ पे लिखा भी गया है पॉइंट में, जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत जनसंख्या से। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व का मतलब बाबू क्या है, तो आप लोग बता दीजिएगा ना, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत जनसंख्या से है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382, भारत का ये बता रहा है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। राज्य में अलग अलग होगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार था। कौन सा राज्य था, अभी मैंने आपको बताया कि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार। यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो 1106। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 लोग रह रहे हैं। अब देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, 11,300
320 व्यक्ति। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान, जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 46 व्यक्ति रह रहे हैं। तो अपने राज्य में देखा बिहार था, न्यूनतम सर्वाधिक में था बिहार, न्यूनतम में था अरुणाचल प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आपने देखा, न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब देख लेते हैं, अब इस टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं टॉप 4 राज्य जनसंख्या घनत्व में कौन कौन से रहे। फर्स्ट नंबर पे रहा बिहार, जहाँ की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 रही। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल राज्य रहा, प्रति वर्ग किलोमीटर में 1028 व्यक्ति। थर्ड नंबर पे रहा केरल, प्रति वर्ग किलोमीटर में 806। फोर्थ नंबर पे रहा उत्तर प्रदेश, प्रति वर्ग किलोमीटर में 829। अब देख लेते हैं न्यूनतम। न्यूनतम में फर्स्ट नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, प्रति वर्ग किलोमीटर में 17। दूसरे नंबर पे रहा मिजोरम, प्रति वर्ग किलोमीटर में 52। थर्ड नंबर पे रहा सिक्किम, प्रति वर्ग किलोमीटर में 86। फोर्थ नंबर पे रहा मणिपुर, प्रति वर्ग किलोमीटर में 115। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब देख लेते हैं 2011 की जनगणना में लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो। अब देखिए सेक्स रेशियो कैसे हम लोग पता करेंगे, सेक्स रेशियो निकाला कैसे जाता है। तो सेक्स रेशियो निकालने का फॉर्मूला है लिंगानुपात। लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या इंटू 1000। तो आप लोग को लिंगानुपात निकालने का फॉर्मूला पता लग गया होगा कि स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या इंटू 1000। तो अगला पॉइंट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। यहाँ पे बेटा थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात। मतलब प्रति 1000 मतलब 1000 पुरुषों में जितनी भी महिलाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943। मतलब 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल राज्य है, जहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं, कितनी महिलाएं हैं, 1084 महिलाएं हैं। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य की बात की जाए तो हरियाणा है, जहाँ पे 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, तो 879 हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब देख लीजिए अभी मैंने आपको राज्य बताया, अब देख लीजिए केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, जहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों में 1037 महिलाएं हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन एवं द्वीप, जहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों में 618 महिलाएं हैं। तो आपको इससे पता लग गया होगा कि लिंगानुपात होता क्या है। मतलब 1000 पुरुष में जितनी भी महिलाएं होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब देख लेते हैं टॉप 4 राज्य लिंगानुपात में। तो पहला राज्य है हमारा केरल राज्य है, जहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, जहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों में 996 महिलाएं हैं। थर्ड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, जहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों में 993 महिलाएं हैं। फोर्थ नंबर पे है मणिपुर, जहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों में 992 महिलाएं हैं। अब देख लेते हैं, ये तो सर्वाधिक हो गया, अब न्यूनतम भी देख लेते हैं। न्यूनतम में फर्स्ट है हरियाणा, हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों में 879 महिलाएं हैं। दूसरे नंबर पे है जम्मू कश्मीर, जहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों में 889, एक तो 79 था, एक 89 है। तो दूसरे नंबर पे कौन है, जम्मू कश्मीर। थर्ड नंबर पे है सिक्किम, जहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों में 890 महिलाएं हैं। फोर्थ नंबर पे है पंजाब, जहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों में 895 महिलाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब देख लेते हैं साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट कितनी थी भारत की, देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए कि साक्षरता दर हम लोग बोलते किसे हैं, समझ लीजिए अच्छे से। 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और लिख या पढ़ सकता हो उसे क्या बोलते हैं, हम लोग साक्षर बोलते हैं। मतलब 7 ईयर से जो भी ऊपर के बच्चे हैं, जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो या पढ़ सकता हो या लिख सकता हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, साक्षर। अब देख लीजिए साक्षरता दर हम लोग निकालते कैसे हैं, साक्षरों की संख्या अपॉन 7 प्लस आयु वाले संख्या। यहाँ पे मैंने 7 क्या, 7 से जो ऊपर वाले हैं आयु वाले संख्या अपॉन 1000। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% रही। तो ये एसएससी के द्वारा पूछा गया है आपका प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो 74.04% है। वहीं सर्वाधिक जन साक्षरता वाला राज्य पूछा जाए तो केरल है, यहाँ की साक्षरता दर 94% थी। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, जहाँ की साक्षरता 61.8% है।
तो आपने देखा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी 74.04%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल था 94% के साथ। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार था 68.8% के साथ। तो आप लोगों ने ये समझा कि 7 से जो ऊपर वाले उम्र वाले हैं, जो भी बच्चे हैं, ये बड़े लोग हैं, जो किसी भाषा को पढ़ सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये समझ सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो साक्षर बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। यहाँ की साक्षरता दर है 91.8%। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली, जहाँ की साक्षरता दर है 76.2%। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब देख लेते हैं टॉप 4 राज्य जो सर्वाधिक साक्षरता में रहा और न्यूनतम में जो साक्षरता में रहा वो देख लेते हैं। तो साक्षरता में फर्स्ट नंबर पे है केरल सर्वाधिक में, यहाँ की साक्षरता दर 94% रही। दूसरे नंबर पे है मिजोरम, यहाँ की साक्षरता दर 91.3% रही। थर्ड नंबर पे है गोवा, यहाँ की साक्षरता दर 88.7% रही। फोर्थ नंबर पे है त्रिपुरा, यहाँ की साक्षरता दर 87.2% रही। अब देख लेते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य। फर्स्ट नंबर पे है बिहार, यहाँ की साक्षरता दर 61.8% रही। दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की साक्षरता दर रही 65.4%। थर्ड नंबर पे रहा राजस्थान राज्य, यहाँ की साक्षरता दर 66.1% रही। फोर्थ नंबर पे रहा झारखंड राज्य, यहाँ की साक्षरता दर 66.4% रही। तो ये टॉप 4 राज्य आपको याद रखने हैं। वीडियो हो सकता है कि लंबा बन जाए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ना आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद एक बार रिवीजन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे इससे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब देख लेते हैं 2011 की जनगणना में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर। तो ये पूछा गया है एसएससी के द्वारा 2011 में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर। तो देख लेते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्य, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्य में देख लीजिए, पहला राज्य है केरल। केरल की पुरुष साक्षरता दर 96.1% रही। दूसरे नंबर पे मिजोरम रहा, यहाँ की पुरुष साक्षरता दर 93.3% रही। थर्ड नंबर पे गोवा राज्य रहा, यहाँ की पुरुष साक्षरता दर 92.6% रही। फोर्थ नंबर पे त्रिपुरा राज्य रहा, यहाँ की पुरुष साक्षरता दर 91.5% रही। अब देख लेते हैं न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य। अभी मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ, महिलाओं की भी बात करूँगा। तो फर्स्ट नंबर पे रहा बिहार राज्य, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले में यहाँ की पुरुष साक्षरता दर 71.2% रही। दूसरे नंबर पे रहा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की पुरुष साक्षरता दर 72.6% रही। थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश राज्य रहा, यहाँ की पुरुष साक्षरता दर 74.9% रही। फोर्थ नंबर पे मेघालय राज्य रहा, यहाँ की पुरुष साक्षरता दर 76% रही। अभी आपने पुरुषों की देख ली, अब महिलाओं की भी देख लीजिए। टॉप 4 राज्य में महिलाओं, अब न्यूनतम में, सर्वाधिक में और न्यूनतम में। फर्स्ट नंबर पे रहा केरल महिला साक्षरता दर में, यहाँ की महिला साक्षरता दर 92.1% रही। दूसरे नंबर पे मिजोरम राज्य रहा, 89.3% रही। थर्ड नंबर पे गोवा राज्य रहा, यहाँ की महिला साक्षरता दर 84.7% रही। फोर्थ नंबर पे त्रिपुरा राज्य रहा, यहाँ की महिला साक्षरता दर 82.7% रही। ये तो पुरुष एवं महिला में साक्षरता सेम चला, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। लेकिन यहाँ जो पुरुष में और महिला में न्यूनतम में यहाँ पे अलग हो गया। वहाँ पे आपने देखा कि पुरुष में सबसे ज़्यादा न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? तो बिहार था। लेकिन यहाँ पे महिलाओं में क्या हो गया? यहाँ पे महिलाओं में चेंजिंग हो गया। तो पहले नंबर पे महिलाओं में कौन आ गए? तो राजस्थान। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य राजस्थान है, जहाँ की महिला साक्षरता दर 51.1% रही। सेकेंड नंबर पे बिहार रहा, जहाँ की महिला साक्षरता दर 53.35% रही। थर्ड नंबर पे झारखंड राज्य रहा, 55.4% रही। फोर्थ नंबर पे जम्मू कश्मीर राज्य रहा, यहाँ की महिला साक्षरता दर 56.4% रही। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब देख लेते हैं शिशु लिंगानुपात। अब शिशु लिंगानुपात किसे बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? 6 से 6 वर्ष। अब समझिए इसको अच्छे से। जन्म मतलब बर्थ से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी वर्ग की आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं? शिशु लिंगानुपात। मतलब जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के प्रति 1000 बालकों की संख्या में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? शिशु लिंगानुपात। मैंने आपको वहाँ बताया था लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों में प्रति 1000 बालकों की संख्या में बालिकाओं की संख्या। अब देख लीजिए शिशु लिंगानुपात निकालते कैसे हैं, ये समझ लीजिए। शिशु लिंगानुपात निकालते हैं बालिकाओं की संख्या अपॉन बालकों की संख्या इंटू 1000। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात 919 कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात 919। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश रहा। कौन सा राज्य रहा? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे जो 1000 बालकों में कितनी बालिकाओं हैं? तो 972। अब देख लेते हैं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। तो हरियाणा में प्रति 1000 बालकों में 834 बालिकाएं हैं। तो वहाँ पे भी देखा था आपने शिशु लिंगानुपात में न्यूनतम किस राज्य का है लिंगानुपात? हरियाणा का था। यहाँ पे भी शिशु लिंगानुपात में किसका है? हरियाणा का है। अब देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे प्रति 1000 बालकों की संख्या में कितनी बालिकाएं हैं? 968। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। यहाँ पर प्रति 1000 बालकों में कितनी बालिकाएं हैं? तो 871 बालिकाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ भी थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था तो मैंने यहाँ पे आपको सही कर दिया हूँ, आप भी नोट ऐसे बना लेंगे। तो टॉप 2 राज्य जो हैं शिशु लिंगानुपात में और न्यूनतम जो है शिशु लिंगानुपात में वो नोट कर लेंगे। फर्स्ट नंबर पे अब सर्वाधिक की पहली बात कर लेते हैं। सर्वाधिक में शिशु लिंगानुपात वाले हैं अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर प्रति 1000 बालकों में 972 बालिकाएँ हैं। दूसरे नंबर पर है मिजोरम, प्रति 1000 बालकों में 970 बालिकाएँ हैं। अब देख लेते हैं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला हरियाणा। यहाँ पर प्रति 1000 बालकों में 834 क्या हैं? बालिकाएं हैं। तो याद रखना है 834 बालिकाएं हैं। सेकंड नंबर पे है पंजाब, प्रति 1000 बालकों में 846 बालिकाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या एवं शहरी जनसंख्या। पॉइंट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश रहा। कितना रहा इसका परसेंट? तो 90%। मतलब 2011 की जनगणना, इसका कहने का मतलब है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। अगर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो गोवा है। यहाँ की कितनी है? तो 37.8%। अब देख लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य गोवा रहा। यहाँ की कितनी रही? 62.2%। ऑब्वियसली बात है कि किसी भी में अगर शहरी अधिक होगा तो ग्रामीण कम होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ग्रामीण जनसंख्या किसकी कम है? तो गोवा की। तो शहरी भी जनसंख्या इसी की अधिक होगी। अभी आपने ये देखा है कि ग्रामीण जनसंख्या किसकी अधिक थी? हिमाचल प्रदेश की। तो शहरी भी सबसे कम किसकी होगी? तो हिमाचल प्रदेश की। देखिए अगला पॉइंट क्या है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। कितने परसेंट? 10%। मैंने आपको बताया ना कि अधिक अगर ग्रामीण जनसंख्या होगा तो उसकी शहरी जनसंख्या भी क्या होगी? कम होगी। अगर ग्रामीण जनसंख्या ऊपर होगा तो उसकी शहरी जनसंख्या क्या होगी? कम होगी। तो ग्रामीण जनसंख्या में फर्स्ट स्थान पे था हिमाचल प्रदेश, न्यूनतम शहरी जनसंख्या में कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश ही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जहाँ पर यहाँ पे शहरी जनसंख्या कितनी निवास करती है? 97.5%। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे कितनी निवास करती है? 37.7%। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब देख लेते हैं अनुसूचित जाति, जिसे हम लोग SC बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति मतलब SC की कुल संख्या 20 करोड़ 14 लाख थी। कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की 20 करोड़ 14 लाख। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब SC वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। तो ये आपको राज्य याद रखना है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले लोग किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। वहीं सर्वाधिक SC जनसंख्या प्रतिशतता वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो पंजाब है। यहाँ की कितनी प्रतिशतता है? तो 31.9%। अधिक लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन सर्वाधिक प्रतिशतता वाला कौन है? तो पंजाब है। कितनी है इसकी प्रतिशतता? तो 31.9%। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति। अभी आपने देखा अनुसूचित जाति जिसे हम लोग SC बोलते हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति को हम लोग क्या बोलते हैं? ST बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ST। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति मतलब ST की कुल संख्या 10 करोड़ 34 लाख है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश मध्य प्रदेश है। वहाँ आपने देखा सर्वाधिक SC वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश रहा, लेकिन यहाँ पे ST वाला सबसे अधिक कौन रहा? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक ST जनसंख्या प्रतिशतता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 94.8%। मैंने आपको तभी वहाँ पे बताया कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश, प्रतिशतता में था SC में पंजाब 31.9%। लेकिन यहाँ पे ST में क्या हो गया कि सर्वाधिक ST किस में कौन से राज्य में रहते हैं? तो मध्य प्रदेश में।
और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला कौन केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। कितनी प्रतिशतता है? 94.8%। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। नागालैंड कौन सा राज्य? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती है। तो ये आपको राज्य याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो नागालैंड हो गया, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आपका भारत का नीचे वाला जो एरिया है, ये इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ये इधर वाला लक्षद्वीप हो गया, ये वाला सेवन सिस्टर में आ गया आपका नागालैंड, ये वाला ऊपर वाला एरिया अरुणाचल प्रदेश। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, ऊपर से नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नीचे से अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कोई भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती है। अब देख लीजिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी निवास नहीं करती है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब देख लीजिए 2021 की जो जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोरोना के पेंडेमिक के कारण क्या कर दिया? इसे स्थगित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। तो ये 2021 की जनगणना अब कब होगी? तो इसे 2023 में शिफ्ट कर दिया गया है। तो 2021 की जनगणना से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी बता देता हूँ। जैसे 2021 की जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी। तो पूछेगा 2021 की जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। 2011 के कौन थे जनगणना आयुक्त? डॉक्टर सी चंद्र मौली। स्वतंत्र भारत की जो प्रथम जनगणना हुई 1951 में, तभी जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आर गोपाल स्वामी। 2021 का जो जनगणना है इसका आदर्श वाक्य है जन भागीदारी से जन कल्याण। इंग्लिश में बोलें पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। मतलब आदर्श वाक्य है जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 की जनगणना पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। तो आपको याद रखना है 2021 की जनगणना जो होगी पहली बार कौन सी जनगणना होगी? डिजिटल जनगणना। 2021 की जनगणना भारत की 16वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना। आपने वहाँ पे देखा कि 2011 की जनगणना भारत की थी 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, लेकिन 2021 में जो होगा ये भारत की 16वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है होगी। अब जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना संपन्न हुई थी। तो वहाँ पे लॉर्ड रिपन भी रहेगा, लेकिन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नहीं, वो तो नियमित दशकीय वाला हुआ 1881 में, तब से होना शुरू हुआ लॉर्ड रिपन के, लेकिन पहली बार भारत में जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय। तो तृतीय स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से। आपने 4 राज्य देखे थे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो बिहार का स्थान है तीसरा जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष को तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि है लक्ष्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2070। तो 2070 तक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने के लिए हमारा एक लक्ष्य रखा गया। ये 2045 का ही लक्ष्य था, लेकिन इसे शिफ्ट करके कब कर दिया गया? 2070। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से इस राज्य में शिशु लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य का शिशु लिंगानुपात सबसे कम है। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि शिशु लिंगानुपात सबसे कम है, और लिंगानुपात में भी सबसे कम किसका है? हरियाणा ही है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31.2%। तो 31.2% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्षों में से किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1921।
तो 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई थी। कितनी? तो -0.31%। और इसे किस नाम से और बोलते हैं? ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडेड के नाम से। तो ये भी आपको याद रखना है, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडेड के नाम से जाना जाता है 1921 को। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य रहा। यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे थे? तो 17 व्यक्ति रह रहे थे। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। तो राजस्थान राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है। आप बिहार नहीं टिक कर दीजिएगा, पुरुषों में है बिहार, लेकिन महिलाओं में कौन है? तो राजस्थान राज्य है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15वीं। तो 15वीं जनगणना थी 2011 की जनगणना भारतीय इतिहास की। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिकतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश था। तो कितनी थी इसकी साक्षरता दर? तो 91.8%। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, 1872। तो 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। वहाँ पे 1881 ईस्वी भी रहेगा, तो आपको 1881 ईस्वी क्यों नहीं टिक करना है? क्योंकि नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई थी, लेकिन पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 943। तो 943 हैं प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न, भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर भारत की कुल जनसंख्या का 16.49% भाग निवास करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 16.49% यहाँ पे निवास करता है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से इस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। तो राजस्थान राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतराल पाया गया है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 382। तो 382 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। मैंने आपको अभी थ्योरी से बताया था कि जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से। अगला प्रश्न, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? देखिए कितना इजी प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 वर्ष। तो 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। तो सिक्किम राज्य की जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम है। कितनी थी? तो 6 लाख तकरीबन। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य है जो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यहाँ पे रहती है। अगर एसटी पूछा है मतलब अनुसूचित जनजाति, अगर अनुसूचित जाति पूछा है, एससी पूछा है, तब उत्तर प्रदेश होगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम। तो अभी मैंने आपको टेबल से बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्रियों की भी साक्षरता दर, तो पहले स्थान पे था केरल, दूसरे पे था मिजोरम, तीसरे पे गोवा, फोर्थ पे था त्रिपुरा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो सी, दिल्ली। तो दिल्ली की 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रहा है। अगला प्रश्न,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 121.05 करोड़। तो 121.05 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। तो केरल राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 31.2%। तो 31.2% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या घनत्व, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निरंतर बढ़ा है। तो भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17.5%। 17.5% 2011 की जनगणना के अनुसार में विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी थी। अगला प्रश्न, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2022 में भारतीयों की औसत उम्र होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। मैंने आपको बताया था ना कि साक्षरता दर कैसे मापी जाती है। तो 7 वर्ष से जो ऊपर के व्यक्ति होंगे, जो पढ़ लिख सकते हैं या किसी भाषा को समझ सकते हैं, उससे साक्षरता दर की गणना की जाती है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तकरीबन 10 करोड़। तकरीबन 10 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी थी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। तो बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक था। कितना था? तो 1106। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या में अनुपात था। कितना था? 90%। अगर शहरी में पूछा जाए तो शहरी में भी हिमाचल प्रदेश है। यहाँ की शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 10% ही है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या अधिकतम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है, तकरीबन 20 करोड़। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वीं। तो 7वीं जनगणना थी 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की। और 2021 में जो होगा स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी? 8वीं जनगणना होगी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। तो बिहार राज्य की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम थी। कितनी थी? तो 61.6%। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ की तकरीबन आबादी 20 करोड़ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, लिंगानुपात का प्रकलन कैसे किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या। तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या लिंगानुपात का प्रकलन किया जाता है। तो ये थे आज के थ्योरी वाइज और MCQ वाइज क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो का कंटेंट बहुत ही पसंद आया होगा। मैंने आपको जैसा बताया है कि मैं आपको सभी टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। तो आज ये टॉपिक वाइज में पहला था आपकी भारत की जनगणना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो कंटेंट बहुत ही पसंद आया है। अगर पसंद आया है और निशांत सर की आपको मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आप लोग बताइएगा आपको समझने में कैसा लगा, आप अच्छे से समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ क्लास में। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।